जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप में से कोई था प्रीवियस क्लास में? सर अमाइड्स तक कर लिया। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस हमने कर लिया था, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स किए थे अमाइंस में? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल तक, राइट जी। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल तक काम कर लिया था। तो ये रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इसमें मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अमाइंस, ये सब बता दिया था। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर ली थी। और अच्छा जी, ये जरा देखिएगा कि ये वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। ये देख लीजिए बेटा, ये वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। जी, नो, ओके। तो अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप स्टार्ट जो ले रहे हैं वो डाई ब्रोमो डेरिवेटिव से ले रहे हैं। डाई ब्रोमो डेरिवेटिव का मतलब यह है कि ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है। इससे आप केसीएन इथेनॉलिक के साथ रिफ्लक्स कर रहे हैं। तो अगर एक बी आर होता है तो वो एक सी एन से रिप्लेस होता है, यहाँ पे दो बी आर है। तो लॉजिकली दोनों बी आर जो है वो सी एन से रिप्लेस होंगे, और इन दोनों बी आर की जगह एक एक सी एन आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि ये डाई नाइट्राइल या डाई साइनाइड हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि ये बेसिक तरीका है ऑर्गेनिक का, कि जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे रिप्लेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए कि ये दो ब्रोमो थे और दोनों नाइट्राइल से रिप्लेस हो गए। अब नेक्स्ट आप इसे रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जब हम करते हैं तो इट टर्न्स टू अमाइंस। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से प्राइमरी अमाइंस बनते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, और CN जो है इट कन्वर्ट्स इनटू CH2NH2। CN जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू CH2NH2, और इधर भी जो CN है वो भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू CH2NH2। तो CH2NH2 CH2NH2 दोनों तरफ हो गया, और ये डाई अमाइन बन गया 1,4 डाई अमाइनो ब्यूटेन। यानी आप देखिए, हमने यहाँ दो कार्बन से शुरू किया, और अब लेंथ ऑफ कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन की हो गई। अब अगर दो कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसके अंदर दो नाइट्राइल ग्रुप मौजूद है। हमारा जो इंटरमीडिएट है उसमें दो नाइट्राइल ग्रुप मौजूद हैं, तभी दो कार्बन इंक्रीज हुए हैं। लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करने के लिए मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं कि हम हमेशा नाइट्राइल यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो कार्बन इंक्रीज हुए, तो लॉजिकली यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो डाई नाइट्राइल या डाई साइनाइड है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस कंपाउंड को हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब आप इसे एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये इथेनॉइल क्लोराइड है हैविंग 2 कार्बन एटम। तो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये H और Cl आपस में निकलेंगे, और ये CO CH3 आकर यहाँ पर अमाइड लिंकेज फॉर्म करेगा। हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि असाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमाइंस टू फॉर्म अमाइड। ये असाइल क्लोराइड के टॉपिक में हम अमाइंस के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो अमाइनो ग्रुप्स हैं, तो ये एक तरफ भी रिएक्ट करेगा और ये दूसरी तरफ भी रिएक्ट करेगा, और दोनों तरफ अमाइड लिंकेज जनरेट होगा, यानी कि डाई अमाइड इज फॉर्म। यहाँ पर डाई अमाइड बनेगा, यहाँ पर भी अमाइड लिंकेज आएगा, और यहाँ पर भी अमाइड लिंकेज आएगा। तो यहाँ डाई अमाइड जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो।
तो ये बहरहाल उसी प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसी से रिलेटेड डिस्कशन हमने आगे बढ़ाया, उसी एग्जाम्पल को हमने रिकॉल किया है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में मैंने आपको एक तरीका बताया था बाय हैलोजन अल्केन अल्काइल हैलाइड, दूसरा तरीका बताया था बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। दो तरीके हमने डिस्कस किए थे। ये तीसरा और तरीका है जो कि रिडक्शन ऑफ अमाइड से अमाइंस बनाने का तरीका है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब देखिए ये C डबल बॉन्ड ONH2 ये अमाइड है, और इस अमाइड की जब आप रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के लिए जो सूटेबल रिएजेंट हम यहाँ यूज करते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इन पायरिडीन। पायरिडीन यहाँ पर हम एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो कि एक्चुअली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए काम आता है, क्योंकि आपको जब रिडक्शन करनी है तो कंपाउंड को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब रिडक्शन आसान होगी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम पायरिडीन में डिसॉल्व करते हैं और उसी में ये कंपाउंड डालते हैं ताकि ये इजीली मिक्सअप हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं, और फिर रिफ्लक्स कर देते हैं। रिफ्लक्स करने पर क्या होगा कि जिस जगह पर CONH2 होगा यानी अमाइड लिंकेज होगा, इट विल टर्न्स टू अमाइंस। अमाइड लिंकेज टर्न्स टू अमाइंस। अब इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो C डबल बॉन्ड O है इट गेट कन्वर्ट्स इनटू CH2, और फिर ये NH2 तो अपनी जगह था, ये एज इट इज रहा। असल चीज जो है वो ये है कि जहां C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, C डबल बॉन्ड O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के नतीजे में। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। तो C डबल बॉन्ड O जहां पर है वहां पर CH2 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो है जो कि अमाइड की रिडक्शन से रिलेटेड है, ये CONH है, ये भी अमाइड है, लेकिन ये अल्काइल अमाइड है क्योंकि यहाँ पर साइड चेन में अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ये अल्काइल अमाइड है। अच्छा, जब अल्काइल अमाइड की आप रिडक्शन करेंगे तो आइडिया वही रहेगा कि जिस जगह पर C डबल बॉन्ड O है इट गेट कन्वर्ट्स इनटू CH2, जबकि बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज कॉपी होगा। तो हमने यहाँ पर जहां C डबल बॉन्ड O था वहां CH2 कर दिया, और बाकी जो NHCH3 है वो एज इट इज कॉपी हो गया विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये रिएक्शन जो है ये रिडक्शन ऑफ अमाइड का रिएक्शन है। तो ये रिडक्शन ऑफ अमाइड का रिएक्शन है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमाइन प्रिपरेशन इसलिए नहीं है कि आमतौर पर जो अमाइड्स होते हैं वो बनाने के लिए हमें अमाइंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी वजह से जो है इस मेथड की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ सिलेबस है और आपको जो है वो ये बात जो है वो मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो अगला रिएक्शन मैं आपको करवाने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसकी वजह यह है कि दिस इज द ओनली मेथड इन आवर सिलेबस by which we can produce phenyl amine। देखिए, आपने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा जिसमें आप बेंजीन पर अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपने बेंजीन के 4 रिएक्शंस पढ़े हैं जो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिनमें नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन।
ये वो 4 रिएक्शंस हैं जो आप बेंजीन पे डायरेक्टली कर सकते हैं। इवन आप बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी डायरेक्ट नहीं ला सकते। अगर आपको याद हो, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाने के लिए आपको पहले बेंजीन की अल्काइलेशन करनी पड़ती है, और अल्काइलेशन के बाद जब आप अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करते हैं साइड चेन की, तो इट टर्न्स टू बेंजोइक एसिड। तो जिस तरह बेंजीन को डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में हम तब्दील नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हमें अल्काइलेशन करनी पड़ती है और बाद में उस अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। इसी तरह से हम फिनाइल अमाइन भी डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। बेंजीन को आप फिनाइल अमाइन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें आप बेंजीन पर NH2 ग्रुप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर। अब यस, तरीका जरूर मौजूद है इनडायरेक्ट प्रिपरेशन का, और वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अगर आप नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करें तो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से जो है आप फिनाइल अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। और नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे, और बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए आप बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा ये कि जिस जगह पर जो है किसी भी जगह पर बेंजीन के NO2 ग्रुप आ जाएगा, और बाद में जब आप इस NO2 की रिडक्शन करेंगे यू विल गेट फिनाइल अमाइन। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हर कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप हाइड्रोजन एंड निकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन और निकल इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम ये होगा कि जो बेंजीन का रिंग है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, जहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है आप वही रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो है टिन, जो कि मेटल है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिफ्लक्स करते हैं। टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिफ्लक्स करने के बाद इसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद फॉलोड बाय NaOH, ठंडा करने के बाद उसी के अंदर NaOH डालते हैं, फॉलोड बाय NaOH। तो जब आप फॉलोड बाय NaOH करते हैं, इसका मकसद क्या होता है NaOH का, कि टू रिमूव एक्सेस ऑफ HCl। क्योंकि ऊपर रिएक्शन में जो HCl बच जाता है, अगर वो HCl एक्सेस में है तो वो HCl फिर इस फिनाइल अमाइन से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये फिनाइल अमाइन जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इस बात के लिए जरूरी है कि हम इसमें HCl डालें, ताकि HCl जो है ये हम NaOH डालें इन ऑर्डर टू रिमूव एक्सेस ऑफ HCl। वरना यहाँ पर आपको फिनाइल अमाइन के बजाय सॉल्ट ऑफ फिनाइल अमाइन मिलेगा। आगे ये रिएक्शन में आपको करवाऊंगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर कंडीशंस और रिएजेंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि ये 2 स्टेप में होता है। पहले टिन NaHCl के साथ रिफ्लक्स करते हैं, और सेकेंड स्टेप में कूल करके फॉलोड बाय NaOH। फॉलोड बाय NaOH का मतलब होता है कि उसी सोल्यूशन में NaOH डालना है, अलग से नहीं डालना, उसी सोल्यूशन में NaOH डालना है टू रिमूव एक्सेस ऑफ HCl। और इससे ये होता है कि NO2 टर्न्स टू NH2। तो फिनाइल अमाइन का ये प्रोसीजर है प्रोड्यूस करने का। सुकून से देख लीजिए प्रोसीजर, अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही चीज एक्सप्रेस की है जो मैं आपको बता रहा था कि it is not possible to produce or to convert benzene into phenylamine directly। इसके लिए आप इनडायरेक्ट वे इस्तेमाल करते हैं कि पहले आप बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं टू गेट नाइट्रोबेंजीन,
और फिर नाइट्रोबेंजीन की जब आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन से यू विल गेट फिनाइल अमाइन। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से फिनाइल अमाइन बनेगा। तो जिस तरह बेंजीन डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसी तरह से बेंजीन फिनाइल अमाइन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो बेंजीन को फिनाइल अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे टू गेट नाइट्रोबेंजीन, और फिर उसकी रिडक्शन करेंगे टू गेट फिनाइल अमाइन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्जन मैंने जो है वो लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, और हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं विद क्लोरीन एंड FeCl3। ये क्लोरीन और FeCl3 जो है, आपको याद होगा कि ये बेंजीन की क्लोरीनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अब हम बेंजीन पर सेकंड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और ये बात आपको याद होगी कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बेंजीन पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं होता, बल्कि जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पर इनकमिंग ग्रुप इज Cl और ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप जो है वो NO2 है। तो NO2 ग्रुप जो है वो इनकमिंग Cl को डायरेक्ट करेगा, और NO2 ग्रुप जो है वो 3 डायरेक्टर है, तो इसकी रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 3 बनती है। तो क्लोरो ग्रुप इस पोजीशन पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो कंपाउंड A होगा उसमें इस पोजीशन पर Cl आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये NO2 अपनी जगह और इसकी रिस्पेक्ट से पोजीशन 3 पर Cl आ गया, और इस कंपाउंड का नाम होगा 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और फिर जब आप इसको टिन एंड HCl के साथ रिफ्लक्स करेंगे फॉलोड बाय NaOH, तो जिस जगह पर NO2 है वहां पर NO2 की जगह NH2 आ जाएगा, और इसका नाम होगा 3 क्लोरो फिनाइलमाइन। 3 क्लोरो फिनाइल अमाइन इस कंपाउंड का नाम होगा। तो ये 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन था और ये 3 क्लोरो फिनाइल अमाइन हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आपका एक तो रिवीजन था कि जब बेंजीन पर पहले से कोई ग्रुप मौजूद हो तो इनकमिंग ग्रुप कैसे डायरेक्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है वो फर्दर मैंने आपको ये बात बताई कि किस तरह से आप इसको जो है वो कन्वर्जन करेंगे। अच्छा जी, अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेम विद नाइट्रोबेंजीन, और अब हम नाइट्रोबेंजीन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिफ्लक्स कर रहे हैं टू गेट कंपाउंड A, एंड देन कंपाउंड A और ये कंपाउंड A जो है इट इज ट्रीटेड विद टिन एंड HCl और रिफ्लक्स, और फिर फॉलोड बाय NaOH, then it would be compound B. अब आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। नाइट्रोबेंजीन से हम स्टार्ट ले रहे हैं, अच्छा अब नाइट्रोबेंजीन से जब आप स्टार्ट ले रहे हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप एज वी नो 3 डायरेक्टर है, और मजीद इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, यानी इनकमिंग ग्रुप भी नाइट्रो है, लेकिन ये इनकमिंग ग्रुप जो है इस NO2 की रिस्पेक्ट से इसको पोजीशन 3 पे डायरेक्ट करेगा। तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप NO2 है जो कि इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 3 पे डायरेक्ट करेगा, और ये पोजीशन 3 है। इस NO2 की रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 3 है। तो पोजीशन 3 पर जो है वो NO2 ग्रुप आकर दोनों अटैच हो जाएंगे।
एक था, एक और आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने NO2 की रिडक्शन करनी है, क्योंकि टिन और HCl इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। अब यहां पर दो NO2 ग्रुप्स हैं, तो अल्टीमेटली दोनों NO2 ग्रुप जो है वो रिड्यूस होंगे, और जब ये दोनों NO2 ग्रुप रिड्यूस होंगे तो बोथ विल कन्वर्ट इनटू NH2। और इस रिएक्शन में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो डाई अमाइनो बेंजीन है, 1,3 डाई अमाइनो बेंजीन, 1,3 डाई अमाइनो बेंजीन, क्योंकि दो अमाइनो ग्रुप है, एक 1 पर और एक 3 पर, तो 1,3 डाई अमाइनो बेंजीन। होपफुली आपको बात समझ में आ गई हो। अब अगर आपको लगता है कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है? राइट जी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हमारा सिलेबस का कंपोनेंट है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का मतलब ये है कि अमाइंस आर नोन टू बी बेसिक इन नेचर। Amines are considered to be an example of organic base. ये ऑर्गेनिक बेसिस की एग्जांपल्स में आते हैं, और अमाइंस को हम कहते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर, यानी ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये बिहेव्स लाइक अ बेस होते हैं, ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। और इनका इस बात का प्रूफ ये है कि ये बेस की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू मेक अ सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्ट करते हैं, इनकी बेसिसिटी का प्रूफ ये है कि इनका रिएक्शन होता है विद एसिड, और ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ जस्ट लाइक अमोनिया। जैसे आपके सामने ये है इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन। जब आप इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बिल्कुल अमोनिया की तरह लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो शेयर करता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर करता है H पॉजिटिव आयन के साथ टू मेक अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे अमोनिया में होता है। अमोनिया ऑल्सो रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव आयन, अमोनिया ऑल्सो रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव आयन, और अमोनियम आयन बनता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए अमोनिया को हम बेस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस आल्सो एक्सेप्ट प्रोटॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। सो अमाइंस क्या करते हैं? अमाइंस एक्सेप्ट करते हैं, अमाइंस एक्सेप्ट प्रोटॉन, and it is due to the presence of a lone pair of electron, presence of a lone pair of electron at nitrogen। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है
तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है। जिस तरह NH3 NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, इसी तरह अमाइंस का NH2 जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव बनेगा और इसके साथ Cl नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा अमोनिया के साथ जब आप HCl को रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट विल बी अमोनियम क्लोराइड। तो सिमिलरली ये भी अमोनियम सॉल्ट बनता है और इसका नाम है इथाइल अमोनियम सॉल्ट है ये, तो इसे पढ़ते हैं इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसे इथाइल अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो अमाइंस बेसिक इन नेचर होते हैं और अमाइंस के बेसिक नेचर का रीजन ये है कि अमाइंस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन it will accept proton and due to acceptance of proton ये basic character show करते हैं। तो ये जो है वो अमाइंस जो हैं इसी वजह से बेसिक इन नेचर जो है वो बिहेव करते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जितने भी अमाइंस होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं और अगर इसमें 2 अमाइनो ग्रुप होंगे तो दोनों बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, 3 होंगे तो तीनों करेंगे। बहरहाल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर और इसकी वजह प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इजीली डोनेट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि अमाइंस के बारे में भी उसी तरह से जैसे फिनोल्स के बारे में है कि अमाइंस आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। अमाइंस जो होते हैं वो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जैसे फिनोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिनोल्स आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि फिनोल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन बेंजीन रिंग की वजह से जो है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसी तरह से अमाइंस भी पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट दे आर सॉल्युबल इन, जी वो मैं बताता हूं आपको। अमाइंस आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं इन HCl एक्वस। और ये HCl एक्वस में क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ये एसिड में जाकर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट करते हैं। सो दे आर सॉल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन HCl या दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन एसिड, तो आपको फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये कंपाउंड अमाइन है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है किसी क्वेश्चन में कि एक अननोन कंपाउंड है और वो अननोन कंपाउंड सॉल्युबल इन HCl है, तो ये बात क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो कंपाउंड अमाइन फैमिली से बिलोंग करता है और इसका रीजन है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्ट। तो आयोनिक सॉल्ट की फॉर्मेशन की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि अमाइंस जो होते हैं वो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब ये अमाइंस चाहे फिनाइल अमाइन हो या अल्काइल अमाइन हो, हर केस में हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे अब मैंने फिनाइल अमाइन लिया है और या अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं इसको हम। अब ये फिनाइल अमाइन जो है ये रिएक्ट करेगा और उसी तरह से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसी तरह से जो है वो सॉल्ट फॉर्म होगा। जी, फिनोल भी पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फिनोल NaOH में डिसॉल्व होते हैं, HCl में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो फिनोल्स आर सॉल्युबल इन NaOH। मैंने तो ये कहा है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन HCl, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड अमाइन है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक बेसिस हैं वो अमाइंस होते हैं।
पार्शियली सॉलेबल फिनोल भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिनोल्स आर सॉलेबल इन NaOH। ये इंडिकेट करता है जो चीज NaOH में डिसॉल्व होगी वो एसिडिक इन कैरेक्टर होगी, जो चीज एसिड में डिसॉल्व होगी वो बेसिक इन नेचर होगी। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, इसीलिए वो डिसॉल्व होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये फिनाइल अमाइन है, ये HCl से रिएक्ट कर रहा है और इसके अंदर जो है वो NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा है, और ये फिनाइल अमोनियम क्लोराइड पढ़ा जाएगा जैसे ये फिनाइल अमाइन। तो अगेन ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और ये सॉल्ट जो होगा वो सॉलेबल इन HCl ऑफ कोर्स होगा। तो आप इसको डिसॉल्व करने के लिए HCl इस्तेमाल करते हैं। और इवन अगर कंपाउंड के अंदर दो कंडीशंस मौजूद हैं, दो कंडीशंस का मतलब ये है कि एक तो अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है और एक अमाइनो ग्रुप इनडायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कार्बन चेन के साथ, और आप इससे रिएक्ट करवा रहे हैं विद HCl एक्वस। लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब इस केस में जब आप अमाइंस की बात करेंगे तो दोनों अमाइंस रिएक्ट करेंगे, और एक तो ये अमाइन सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, और दूसरा अमाइन जो है वो CH2NH2 जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3NH3Cl। ये दो सॉल्ट्स फॉर्म होंगे।
अच्छा देखिए, एक बात ये जहन में रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा जब आप ऑर्गेनिक सॉल्ट्स लिखते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मेंशन करते हैं। ये एक जनरल तरीका है, मतलब कंपल्शन नहीं है, लेकिन कम टाइम पेपर के अंदर एग्जामिनर इसके मार्क्स भी काट देता है बातों का। इसलिए मैं हमेशा जो है वो सॉल्ट में, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मेंशन करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें जो है वो कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है बेसिक कैरेक्टर को। और ये बेसिक कैरेक्टर किसके कंपेयर करने हैं? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया, अल्काइलामाइन एंड फिनाइलामाइन। यानी हमें इन तीनों के बेसिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर करने हैं, और ये हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन मोस्ट बेसिक है और कौन लीस्ट बेसिक है और क्यों। तो कंपेयर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन, अमोनिया, अल्काइलामाइन एंड फिनाइलामाइन। पहले हम लिख लेते हैं कि मतलब क्या है इसका। अमोनिया का मतलब तो सिंपली NH3 है, हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्काइल अमाइन में हम ले लेते हैं, वैसे आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपको इथाइल अमाइन को कंपेयर करना है, लेकिन इथाइल अमाइन का मतलब कोई भी अल्काइल अमाइन हो सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपको कोई और अल्काइल अमाइन दे और आप कहें कि सर ने पढ़ाया नहीं था। देखें, सिलेबस में इथाइल अमाइन एज एन एग्जाम्पल यूज किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी अल्काइल हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। मतलब अल्काइल या इथाइल का मतलब एक ही बात है, जो इम्पैक्ट मैं इथाइल पे डिस्कस करूंगा वही अल्काइल का इम्पैक्ट होगा। और तीसरा जो है वो है फिनाइल अमाइन, यानी कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल अमाइन। अब आपको सोचना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा और क्यों होगा, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा और क्यों होगा। अगर कोई इसमें अपना कमेंट कर सके तो अच्छी बात है। सोचिए पहले, पहले ये सोचिए कि किसी भी बेस के अच्छे होने के लिए क्या जरूरत होती है, बेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन बेस होता है, बेसिक इन नेचर कौन होता है। लॉजिकली जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, जो प्रोटॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, वो उतना ही अच्छा बेस होगा। और प्रोटॉन आसानी से एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और वो इजीली अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता होगा। तो जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर करेगा, वो अल्टीमेटली जो है वो उतना ही अच्छा बेसिक इन नेचर होगा। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप में से कोई ट्राई कर सकता है और कोशिश करे कि किसको ज्यादा बेसिक होना चाहिए और क्यों। ओके जी, एक क्वेश्चन का आंसर आया, देखते हैं। आपने कहा, अरहम ने कहा कि मोस्ट बेसिक अमोनिया। ओके अमन और अरहम, और कोई? आपने, साद रशीद ने कहा एलाइल अमाइन। एलाइल कह रहे हैं बेटा या अल्काइल कह रहे हैं? एलाइल कुछ और होता है। अल्काइल। आपने कहा अल्काइल अमाइन, और एक आंसर आया अमोनिया। अगर आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकें, अगर आप अपना माइक ओपन करके, या अगर कोई और स्टूडेंट जो है उसकी कोई समझ में आ रहा है तो वो अगर कोई कमेंट कर सके। ऑप्शन एक अमोनिया आया, एक ऑप्शन अल्काइल अमाइन आया है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, या फिनाइल अमाइन, कोई अगर कोई और सोच रहा है फिनाइल अमाइन के बारे में?
अच्छा जी, बहरहाल अब मैं अरेंज करता हूं, और अरेंजमेंट ये है कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया, and ammonia is more basic than phenylamine. अब इसके रीजन पे बात करते हैं। सबसे पहले अल्काइल अमाइंस, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है अल्काइल अमाइंस का। यहाँ पर R का मतलब कार्बन चेन है। अच्छा, ये जो R ग्रुप होता है, ये जो कार्बन चेन होती है, इसकी नेचर ये मैंने आपको बेंजीन के केस में भी बताया था कि ये अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये अल्काइल ग्रुप जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन इंक्रीजेस। और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ultimately more electrons are available at nitrogen to accept proton, और जब more electrons are available to accept proton, so definitely it will accept easily. ये प्रोटॉन जो है ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से अल्काइल अमाइंस जो हैं they are considered to be more basic in nature. Alkyl amines are more basic in nature, and they are more basic because alkyl group is electron donating group. इसका रीजन मैं लिख देता हूं कि alkyl group donates इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों नहीं होता, क्यों होता है? मैंने तो कहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स की चेन या एक इलेक्ट्रॉन्स का बल्क होता है। तो वो बल्क की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और दूसरी बात, आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो विड्रॉ करेगा। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आप इसको इस एंगल से भी समझ सकते हैं, अगर आपको उस तरीके से बात क्लियर नहीं हो रही। तो अल्काइल ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टू नाइट्रोजन। As a result, electron density of nitrogen increases. So it will accept proton easy. Therefore, it will show more basic character. It will show more basic character. तो अल्काइल अमाइन जो है वो मोर बेसिक इन नेचर है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी। अब ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, चाहे इसमें इथाइल हो, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो। तमाम केसेस में ये तमाम के तमाम अल्काइल अमाइंस जो हैं इनमें कार्बन चेन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है,
बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा जनाब, अब आ जाइए आप फिनाइल अमाइन। फिनाइल अमाइन जो है, इसमें मैं बता चुका हूं आपको कि बेंजीन जो है ये इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज टू बेंजीन रिंग, ये ऑलरेडी हम फिनोल में भी बात कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन डिक्रीजेस, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है तो अल्टीमेटली attraction with proton डिक्रीज कर जाएगी, और प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि लेस बेसिक इन नेचर, लेस बेसिक इन नेचर। तो फिनाइल अमाइन जो है वो कम बेसिक होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें नाइट्रोजन की सराउंडिंग में फिनाइल ग्रुप होता है विच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से उसका प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसी वजह से वो लेस बेसिक इन नेचर होता है, वो लेस बेसिक कैरेक्टर शो करता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तमाम लोग क्लियर हैं? अच्छा, अब फाइनली अमोनिया को हमने दरमियान में क्यों रखा है? अमोनिया को हमने दरमियान में इसलिए रखा है कि अमोनिया जो है, इन केस ऑफ अमोनिया, nitrogen is not surrounded by any electron donating or withdrawing group. Electron donating or electron withdrawing group, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं होता। सो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so no change in electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है वो कंपैरिजन है अमोनिया, अल्काइल अमाइन और फिनाइल अमाइन का। अब अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो सर किसी भी कंपाउंड का बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर ऑल्टर साइड लगा के कर सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी।
क्योंकि उसके साथ जिस तरह का ग्रुप होगा वो ग्रुप उसी तरह का बिहेवियर शो करेगा, तो आप उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने क्लोरोइथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा था कि वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बोक्सिलेट आयन पर डेंसिटी कम कर देता है और प्रोटॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। तो ऑफ कोर्स के जो है वो साइड चेन चेंज करके और ग्रुप्स को चेंज करके आप कंपाउंड के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को ऑल्टर कर सकते हैं। आई मीन ऑल्टर से मतलब ये कि इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। आप जो है वो बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स तक जो है वो सिलेबस हमारा शामिल है, और बाकी जो है वो चीज़ें आपके सामने हैं। जो अब आपको कंफ्यूजन हो, साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएं। एएस कंपल्शन है, एएस के टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन एएस के बगैर आपको पता है E2 का पेपर नहीं बनेगा। लिहाजा आपको एएस के जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी। ठीक है जी, तो बाकी बात इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे।